हेलो दोस्तों। आज हमारा झारखंड डीपीओ का ये 9th मॉक टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले 8 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा एक टेस्ट और बचा है। तो जब तक देखो झारखंड डीपीओ का अभी एडमिट कार्ड भी आने बाकी हैं और एक कंफर्मेशन भी होना जरूरी है कि हाँ एग्जाम होगा, एक बार पोस्टपोन हो चुका है ना। तो जो लास्ट टेस्ट है वो जिस दिन एडमिट होगा उस दिन मतलब उसको बना दिया जाएगा। एक टेस्ट और बचा है। तो ये हमारे 9 टेस्ट मतलब हो चुके हैं, आज मतलब हो जाएंगे कंप्लीट। तो आपको फ्री में मिल रहा है और बिल्कुल ऐसे मिल रहा है जैसे आप घर पे बैठ के टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, है ना, और अच्छा कीजिए। तो ये टेस्ट आप इनमें से देखना कि जैसे ही आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो वहां पे जाके मतलब एग्जाम दोगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ऐसे मिलेंगे कि जो आपने टेस्ट में दे चुके हैं। इसको एक बार दो बार जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके उनको एक बार दोबारा से आपको देखना है कि उसका आंसर क्या है और वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। तो अपनी जो गलती है, अपना जो पेपर है उसका इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है ना। तो अब स्वयं से ही उसका इवेल्युएशन आप करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है फिर। तो आप ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाइए या फिर ओएमआर शीट लेके बैठ जाइए और 100 क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं। तो पहले आप 100 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका मतलब ये कि आप तो अपना सॉल्व करेंगे, मैं आपको शुरू में 100 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, आप अपना वीडियो को वहीं पे पॉज कर लेना हर क्वेश्चन पे। और इसमें पिछले 5 पेपर आपको मतलब 4 पेपर तो इस सही 4 पेपर हैं। 4 पेपर आपको ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आपको मतलब इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी साथ में मिल रहा है। और देखिए वीडियो को अब जो टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पाते हैं, आपका देखो इसमें ऐसा नहीं कि आपका इसमें नुकसान होगा कि आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल गई है तो इससे आपको फायदा हो जाए, दूसरे का नहीं होगा। तो दूसरे जो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज नहीं ले पाते हैं, है ना, तो उनको भी आप इसको शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये टेस्ट सीरीज फ्री में पहुंच पाए। बाकी तो देखो वो डेस्टिनी है कि किसको कितना याद रहता है ना, किसने कितना पढ़ा है अपना पहले से। केवल टेस्ट के माध्यम से ये कि भाई टेस्ट किसी को नहीं मिल जाए, है ना, तो आप ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि उनको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाए। क्योंकि यही टेस्ट सीरीज अगर देखिए आप 10 टेस्ट कम से कम 50 रुपए तो कहीं पे मतलब जो सस्ते से सस्ता रहेगा ऑनलाइन में वो 50 रुपए मिनिमम टेस्ट सीरीज देगा, है ना। तो इस तरह से आपके पर कैंडिडेट अगर 500 रुपए बच जाते हैं किसी के, तो अब आप लगाइए अगर 10 लोगों के बच रहे हैं, 50 लोगों के बच रहे हैं तो उससे आपको फायदा ही है ना। तो थोड़ी सी मेहनत से हमारी से आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है। तो इसका फायदा मतलब मेहनत का थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। फिर ये रहेगा कि ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी और ज्यादा लोगों के ये कमेंट आएंगे कि टेस्ट सीरीज फिर बाकी एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज बनाइए। तो उसकी टेस्ट सीरीज के लिए भी एक मोटिवेशन बनता है कि मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज फिर बनाई जाए। और अगर इसमें लोगों तक पहुंच नहीं होती है तो फिर टेस्ट सीरीज बनाने का फिर फायदा नहीं है कि लोग देखते नहीं है ना। तो टेस्ट सीरीज बनाने का उसका कोई फायदा फिर नहीं रहेगा। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो ये 4 मिनट आपके इसमें गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी मामले के विचारण में किसी अपराधी को आईपीसी की धारा 498 ए व 406 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषित करता है और प्रत्येक अपराध के लिए 3-3 साल के कारावास से दंडित करता है। दोनों सजाएं साथ साथ चलने का आदेश पारित नहीं करता है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर है दोनों सजाएं एक के बाद एक प्रारंभ होगी और न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी को उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। ठीक है, दूसरा है
रिश्वत को आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है? तो 171 बी, बी से ही ब्राइबरी है और बी ही में ही ये डिफाइन है। ठीक है। क्वेश्चन है कि क्या हरिराम ने मकान नंबर 8 पर दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:30 बजे दूध वितरण किया? न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश की गई कि उसने उसी कॉलोनी में मकान नंबर 5, 6, 7 व 9 पर उसी सुबह 7, 7:10, 7:20, 7:40 बजे दूध वितरित किया। तो क्या ऐसे वितरण क्या होंगे? तो यहाँ पर ये रिलीवेंट फैक्ट होंगे। हरीश एक घने जंगल को साफ करना चाहता था। उसने रमेश को जंगल में आग लगाने की अपनी इच्छा प्रकट की। रमेश ने उत्तर दिया कि यदि कोई व्यक्ति जंगल में होगा तो उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। जिस पर हरीश कहता है कि यह तो सही है कि मृत्यु हो सकती है, परंतु जंगल को साफ करने का सबसे आसान तरीका भी यही है। हरीश जंगल में आग लगा देता है, परिणाम स्वरूप एक लकड़हारे रामू की मृत्यु कारित हो जाती है। हरीश का आशय रामू की मृत्यु कारित करने का नहीं था। वह बहुत दुखी होता है कि उसके कार्य से एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई है। तो हरीश का जो कार्य है वो क्या है? यहाँ पर रामू की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने की श्रेणी में आता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर, एक व्यक्ति जिसने कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाने का अपराध कारित किया है, यदि वह अपराध नहीं किया जाता है तो वह दंडित किया जाएगा। कारावास से दंडनीय अपराध की है ना? तो 120 जो सेक्शन है, तो 5 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा उस अपराध के लिए उपबंधित जिसकी अवधि ऐसी कारावास की न्यूनतम अवधि के 8वें भाग, है ना, या जुर्माना या उस अपराध के लिए उपबंधित, तो बी हो जाएगा। उसके बाद 6 है, कमलेश अपने वकील से कहता है कि मैंने अपना मोबाइल नष्ट कर दिया है। उस मोबाइल की चोरी का झूठा केस बना करके मनदीप को चोरी के केस में फंसाना चाहता है। कृपया मेरे मोबाइल को मनदीप द्वारा चुराने का परिवाद तैयार कर दो। ठीक है, वकील से कह रहा है। तो यहाँ पर 126 के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर उक्त वार्ता प्रकरण से संरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है, सौरभ भास्कर पर 1000 रुपए के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें भास्कर को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। तो वे प्रविष्टियां जो हैं वो रिलीवेंट हैं, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट है, एविडेंस के परिप्रेक्ष्य में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यहाँ पर तो 125 शासकीय संसूचना, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना। 124 में है, बिलाल खान हत्या के मामले में सह अभियुक्त है जिसे सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान दिया जाता है। विचारण के दौरान वह अभियोजन के विपरीत साक्ष्य देता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह प्रमाणित करता है कि बिलाल खान ने मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त की पालना नहीं की है। मैं नहीं है यहाँ पर, बिलाल खान ने है ना, जिस पर उसे क्षमादान दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में बिलाल खान का विचारण अन्य अभियुक्तगण के साथ हत्या के अपराध के लिए संयुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि हत्या के अपराध के लिए उसका पृथक से विचारण किया जाएगा। 9 का बी। उसके बाद में 10 है, राम सिंह को न्यायालय के द्वारा दोषित करते हुए 1 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित किया जाता है और यह भी आदेश दिया जाता है कि उसने 1 माह की अवधि के लिए एकांत परिरोध में रखा जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में यहाँ पर संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। ठीक है ना। 74 आईपीसी, एक अनुप्रमाणिक दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है यहाँ पर, तो वह ऐसे साबित की जा सकेगी मानो वह अनुप्रमाणित नहीं है। अनुप्रमाणित मतलब अटेस्टेड। नेक्स्ट है, श्रेयस एक हत्या के मामले का अभियुक्त है। क्या निम्न मतलब कौन सा फैक्ट इसमें से रिलीवेंट है? हत्या के मामले में अभियुक्त है वो श्रेयस जो है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही फैक्ट यहाँ पर रिलीवेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, जतिन अपना मुक्का श्रेयस की ओर इस आशय से हिलाता है कि श्रेयस को यह विश्वास हो जाए कि जतिन उसे मारने वाला ही है। तो यहाँ पर जतिन ने क्या किया है? हमला करने का अपराध किया है। ठीक है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक संज्ञेय अपराध के संबंध में लिखित परिवाद प्राप्त होता है जिसे वह संबंधित थाने में सीआरपीसी की धारा 154 के
अंतर्गत संधारित किए जा रहे रजिस्टर में दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो प्रक्रिया सही है, चूंकि पुलिस महानिदेशक को भी पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी की शक्तियां प्राप्त होती हैं। 36 सेक्शन सीआरपीसी का। किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वैध रूप से गिरफ्तार करने के क्रम में यदि वह व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। किस प्रोविजन के अंतर्गत में ऐसा कर सकता है? तो किस अपराध के संबंध में? तो 302 आईपीसी। ठीक है, मृत्यु कारित करने का अपराध है। उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस की धारा 57 के अनुसार न्यायिक अवीक्षा जो है किसके संबंध में यहाँ पर नहीं है? तो भारत सरकार, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर कब चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है ना? तो यहाँ पर यह है कि यदि वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है। 17 का बी। दिनेश और अजीत पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में परस्पर प्रतिद्वंदी हैं और अच्छा निशानेबाज होने के बावजूद अजीत हमेशा ही दिनेश से हार जाता है। जब प्रतियोगिता चल रही थी तभी अचानक वहां एक शेर आ जाता है और दिनेश को घसीटकर ले जाने लगता है। दिनेश को बचाने के लिए अजीत अपना रिवॉल्वर निकालता है और शेर पर फायर करता है, परंतु गोली शेर के बजाय दिनेश को लगती है और उसकी मौके पर मृत्यु कारित हो जाती है ना। उपरोक्त परिस्थिति में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो अजीत ने कोई अपराध कारित नहीं किया। नेक्स्ट है कोर्ट के अंतर्गत में क्या आता है? तो यहाँ पर सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। नेक्स्ट है किसी न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई के दौरान यह सूचना दी जाती है कि उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध पूर्व से गिरफ्तारी वारंट जारी है पास ही के न्यायालय के बाहर बैठा हुआ है। कोर्ट रूम में उस समय कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है। पीठासीन अधिकारी कोर्ट में मौजूद एक प्राइवेट व्यक्ति को एक गिरफ्तारी वारंट देते हुए आदेश देता है कि उक्त व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। तो उक्त आदेश की विधिमान्यता के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो न्यायालय का आदेश यहाँ पर उचित है। ठीक है, नेक्स्ट है एक मामले में जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होने पर पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तो वो क्या होगी? परिवाद समझी जाएगी, है ना। और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है वो परिवादी समझा जाएगा, डेफिनेशन में दिया हुआ है। उसके बाद में 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4), 124(6) और 219 से संबंधित शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप जो है वो कहां पर दिए हुए हैं? तो वो भारतीय संविधान की तीसरी शेड्यूल जो 3rd शेड्यूल उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति आर्टिकल 19 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या जानते हुए कि वह उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है या डिसक्वालिफाइड कर दिया गया है या संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के द्वारा ऐसा करने के लिए प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब तक वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपए की शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है देखो अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, इस तरह से पढ़ना और फिर वो अपना और लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। तो 24 का आंसर है 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। 25 में योग्यता लोकसभा राज्यसभा के लिए, तो यहाँ पर डी 30 वर्ष राज्यसभा 25 वर्ष लोकसभा। कौन सा रिक्त स्थान के लिए यहाँ पर है ना 26 का आंसर हो जाएगा जिसके माता पिता में से प्रत्येक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था।
उसके बाद में 27 है, कौन से संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार जो है वो कब जोड़ा गया था? तो सिंपल है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट इसमें आपात में कौन से जो संविधान है, जो उपबंध है आर्टिकल के, जो निलंबित रहेगा सिवाय किस किस को छोड़ करके? तो 28 का हो गया डी, 20-21 को छोड़ करके, है ना। 359 358 इन दोनों को पढ़ लेंगे साथ में। नवी अनुसूची में अधिनियमों विनियम की सूची दी हुई है, किस आर्टिकल से संबंधित यहाँ पर? तो 31B के आधार पर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। आर्टिकल 30 जो है वो किस पे लागू होता है? तो आर्टिकल 30 सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों, इनको जो है क्रम से लगाना है साइटेशन के अकॉर्डिंग, की मतलब कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। तो यहाँ पर A.K. गोपालन सबसे पहले आएगा, फिर ADM जबलपुर शिवकांत शुक्ला, फिर मेनका गांधी, ठीक है ना। तो 3, 2, 1। उसके बाद में नेक्स्ट है वित्त आयोग का प्रावधान 32 का C, है ना। ये एक्चुअली 32 वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय, ये यहाँ पे अगर उसका होता तो 280 होता, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, राज्य के लिए वित्त आयोग वो भी नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना। बाद में 32 को आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है वित्त विधेयक के प्रकार में आते हैं, तो वित्त विधेयक के प्रकार में यहाँ पर जो है सभी आते हैं, ठीक है। उसके बाद में 25वां संविधान संशोधन किस साल में आया था? तो यहाँ पर 1971। नेक्स्ट है राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए योग्यताएं, तो आर्टिकल 157 में। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है? तो 134 में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है शरचंडी वर्सेस गोपाल चंद लाहा का वाद, तो यहाँ पर एस्ट्रोपल, ठीक है ना, एस्ट्रोपल से विबंध से संबंधित है। यहाँ पर आर्टिकल 217 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में जो जुडिशियल रिव्यू है उससे संबंधित यहाँ पर केस पूछा है, तो अन्ना मैथ्यूज वर्सेस भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है। ये जो है ना, या तो किसी न किसी स्टेट में, ये किसी न किसी स्टेट में आया, जैसे राजस्थान का पेपर हो गया सिविल जज का, है ना, बिहार का हो गया, तो उसमें आए हुए हैं ये एग्जाम में, तो वही क्वेश्चन है। एविडेंस की धारा 126 के अंतर्गत में कौन सी सूचना प्रकटन से संरक्षित नहीं है? तो यहाँ पर जो कक्षीकार अपने वकील से कहता है क्लाइंट कि वह कोर्टचित वसीयत के आधार पर अमुक संपत्ति प्राप्त करना चाहता है और इस आधार पर वाद लाए। नेक्स्ट है CRPC जो है किस सूची में है? तो यहाँ से समवर्ती सूची में है, ठीक है ना। अब समवर्ती सूची की एंट्री नंबर आपको याद रख लेना है, 1 IPC, 2 CRPC, 12 एविडेंस, 13 CPC, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया किस केस में कि राइट टू प्राइवेसी एक मूल अधिकार है? तो यहाँ पर KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर है धारा 90 एविडेंस की उस जो अवधारणा के संबंध में प्रावधान करती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह मंतव्य दिया गया था कि 30 साल से अधिक पुरानी दस्तावेज की प्रमाणिकता और नियमितता वसीयत के मामलों में लागू नहीं है, ठीक है। तो ये किस केस में कहा गया था? तो आशुतोष सामंते जरिए विधिक प्रतिनिधि एवं SM रंजन बालादासी एवं अन्य। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, ये किससे रिलेटेड है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 44 है
रामलाल चलो इसको पढ़ना क्या है, तो 44 का है रिष्टि। इसमें क्या किया है, मोटरसाइकिल को नष्ट कर देता है वो, तो रिष्टि कारित की है। नेक्स्ट है मानहानि के एक्सेप्शन में जो नहीं आता है, तो अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार न रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई ऐसे अन्य व्यक्ति की परिनिंदा। ठीक है ना, अन्य व्यक्ति की परिनिंदा से मतलब नहीं है, विधिपूर्ण प्राधिकार न रखने वाले, है ना, अपवाद में नहीं आता है, ये कह रहा है, तो ये होगा। नेक्स्ट है 46 का है विचारण के दौरान और समाप्त होने तक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 47, कौन इन्वेस्टिगेशन के लिए कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट। तो 47 का यहाँ पर बी, यानी एक मजिस्ट्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 33 एविडेंस में पूछ रहा है कि साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता की पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगति के संबंध में दांडिक विचारण से तात्पर्य क्या है। तो अभियोजक और अभियुक्त के बीच की कार्रवाई से है। 49 कह रहा है निश्चायक सबूत जब घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर कोर्ट क्या करेगा फिर, तो एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य को भी साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। नेक्स्ट है किस मामले का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है, तो 414 के अधीन अपराध जहां ऐसी संपत्ति जो छिपाई गई का मूल्य 5000 है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 125 सीआरपीसी में कौन अधिकारी नहीं है, यहाँ पर ये पूछा है, तो वयस्क विवाहिता पुत्री। नेक्स्ट है विनय चोरी करने के आशय से दिनेश की जेब में हाथ डालता परंतु पता चलता है कि उसकी जेब खाली है, तो विनय ने कौन सा अपराध किया है, तो यहाँ पर चोरी के प्रयत्न का। नेक्स्ट है कौन सा अपराध है जिसको कारित करना यदि किसी जमाव का उद्देश्य हो तो वह विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में नहीं आता है, तो छल कारित करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 54 का आंसर है बी, चेतना ने संपत्ति को बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग किया करने का अपराध किया है। उसके बाद में नेक्स्ट है 55, प्राइवेट व्यक्ति किसको गिरफ्तार कर सकता है, तो यहाँ पर जब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करता है या उद्घोषित अपराधी हो। ठीक है ना, ये केस से रिलेटेड है, पूछा है 56 में। 56 का सी है चरण सिंह वर्सेस उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट है 57, चोरी के आवश्यक तत्व में कौन सा नहीं आता है यहाँ पर, तो क्षति कारित करने का भय। नेक्स्ट है 58 का आंसर है बी, जुर्माना राशि की वसूली उसके मकान से की जाएगी। उसके बाद 59 है धारा 70 सीआरपीसी में गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, तो वारंट प्रवर्तन में कब तक रहेगा वो, तो जब तक निष्पादित नहीं कर दिया जाता है या उसे जारी करने वाले कोर्ट के द्वारा उसको रद्द नहीं कर दिया जाता है। ठीक है। 70 सीआरपीसी आप देख लेना। 306 के प्रावधान किसको लागू नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो है 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध को। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 61 का आंसर है ए, रिलीवेंट है। उसके बाद में 62 का आंसर है ऐसा विचारण एवं दोषसिद्धि केवल उस दशा में अपास्त किया जा सकता है जबकि यह प्रतीत हो कि गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। उसके बाद में 63 कोर्ट की परिभाषा में परिभाषा पूछिए किस सेक्शन में है, तो 63 का बी 20 में आईपीसी। कौन सा केस बाइगेमी से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रेमी। अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है, तो ये आप देखेंगे 171A। मां के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, तो ये कहां पर दिया हुआ है, तो 66। 299 का एक्सप्लेनेशन नंबर 3। राजद्रोह में 67 क्वेश्चन जो है, तो राजद्रोह में क्या है, परिणाम अनावश्यक है।
नेक्स्ट है 68, तो 68 का है सी, आर्टिकल 33 में जो है संसद की शक्ति दी हुई है। 69 आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अवधि पूछी है, कितने टाइम तक लगाया जा सकता है, तो 6 माह। 70 है राष्ट्रीय ध्वज फहराना, इससे संबंधित केस जो है वो कौन सा है, तो भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल का केस। नेक्स्ट है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का निर्णय किस सन में आया था, तो 1967 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पर केस पूछा है 72 में, तो 72 का है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की एकता और अखंडता से संबंधित ये केस है इसमें। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है, तो यहाँ पर 82 के क्लॉज 4 में। नेक्स्ट है मैचिंग करना है यहाँ पर 74 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संदिग्ध व्यक्तियों से जो प्रतिभूति ली जाती है 110 में है, लास्ट वाला जो है इसमें यहाँ पर 110 में है। आभ्यासिक से नहीं 74, हैबिचुअल में 110 है ना। अच्छा, ये पूछ रहा है मैचिंग, तो संदिग्ध सही मिलान करना है। संदिग्ध व्यक्ति हो गए, आपको देखो इसको याद करने का एक वो है, यहाँ पर कन्विक्शन 106 से स्टार्ट होता है तो कन्विक्शन होता है। ठीक है, और ऐसे COSS, ये अदर हो गया 107 में। फिर यहाँ पे सेडिशन हो गया, फिर यहाँ पे सस्पिशियस हो गया, और यहाँ पे हैबिचुअल हो गया 110 में। तो हैबिचुअल 110 में हो गया अभ्यासिक, तो दूसरे का यहाँ पर क्या होगा, अरे ये कोड गलत दे रखे हैं, ABCD इधर से दे रखे हैं, ABC और D। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ C का जो है वो कौन सा है, यहाँ पर दूसरा, तो C का दूसरा यहाँ पर है ना, हैबिचुअल के साथ में। और कन्विक्शन दोषसिद्धि वाला जो है वो D का चौथा है, तो D का चौथा ये रहा है ना। और फिर संदिग्ध व्यक्ति सस्पिशियस वाले जो है वो कहां पर आ गए, 9 में, तो B का यहां पर हो जाएगा B का पहला, B का 109 का यहाँ पर सस्पिशियस, तो A हो जाएगा इसका। हाँ, उल्टा दे रखा है थोड़ा, इधर से नहीं दिया है, इधर से दिया है, तो आपको थोड़ा सा वैसे मिलाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद में 75 है 126 यहाँ पर, तो 75 का आंसर है D, फोरम, साक्ष्य एवं खर्चा। उसके बाद में नेक्स्ट है 76 का आंसर किसी भी न्यूसेंस हटाने का आदेश जो कोई भी दे सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है धारा 1(2) CRPC के अनुसार नागालैंड में कौन सा चैप्टर लागू होगा, तो यहाँ पर 8, 10 और 11 है। 78 में कौन सा इनमें से सही से मैचिंग है, ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो यात्रा जल यात्रा में किया गया अपराध 183 CRPC। फिर यहाँ पर केस पूछा है कि फोटोग्राफ को फोटोग्राफर के परीक्षण और नेगेटिव के साबित होने के द्वारा साबित किया जा सकता है, तो ये किस केस में कहा गया था, तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है धारा 91 एविडेंस की किस बारे में प्रावधान करती है, संविदा, अनुदान और संपत्ति के न्ययन के शर्तों के बारे में। नेक्स्ट 81 कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये कह रहा है, तो 81 में बी कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 82 कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने तो सक्षम नहीं हो जाता, किन कारणों के कारण,
तो यहाँ पर उपरोक्त में से किसी भी कारण से, ठीक है। नेक्स्ट है कन्फेशन। ये क्वेश्चन मतलब जो है केस लॉ पर है। कन्फेशन ऐसा हो जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी फैक्ट को स्वीकार कर लिया गया हो। तो ये पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस है, उसमें कहा गया था। नेक्स्ट है ओरल एविडेंस के बारे में कौन सा चैप्टर है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी सरकारी अनुबंधों को राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल के तहत में किया जाना व्यक्त किया जाएगा, तो यहाँ पर आर्टिकल 299। उसके बाद में नेक्स्ट है कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 106। नेक्स्ट है 106वां जो संशोधन अधिनियम 2023 है वो किससे रिलेटेड है, तो लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से। 106वां जो संविधान संशोधन 2023 है उसके द्वारा कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 129वां संशोधन विधेयक 2024 किससे संबंधित है, तो पूरे देश में लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 90 मृत्युकालिक कथन पर कौन सा महत्वपूर्ण वाद नहीं है, ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो दीपचंद वर्सेस स्टेट का केस है। आर वर्सेस हिकलिन का केस 91 में अश्लीलता, ऑब्ससेनिटी, ठीक है ना, ऑब्ससेनिटी। किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया है कि सांसद और विधायक भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लें, तो यहाँ पर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। संथानम जो समिति है उसके अनुपालन में कौन सा यहाँ पर उसका गठन किया गया था यहाँ पर, तो सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग। उसके बाद में नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का गठन का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो 324(2). उसके बाद में नेक्स्ट केस लॉ है कि आर्टिकल 21 नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण न केवल कार्यपालक कार्रवाई अपितु विधायी कार्रवाई के विरुद्ध भी होता है, तो यहाँ पर मेनका गांधी के केस में कहा गया था। एविडेंस है लेक्स फोरी, ठीक है ना। उसके बाद में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेप रिकॉर्ड पर आधारित वार्तालाप ग्राह्य है यदि वह कैसी है, रिलीवेंट है, तो 97 का आपका सी, आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद में 98 है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग ग्राह्य हैं, ये किस केस में कहा गया, महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस पी बाला देसाई। मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर का केस किससे संबंधित है, तो धारा 10 से, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है भूषण साहू वर्सेस किंग एम्परर का केस जो है वो किस धारा से जुड़ा हुआ है, तो धारा 133। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप देखना पेपर जो है कुछ क्वेश्चन आसान है और कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं इसमें, है ना। और उसका जो क्वेश्चन है 32 उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं और इनमें से देखना कि आप कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। काफी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आएंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।